अस्सलाम वालेकुम बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी, उसको मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पता है इसका अननोन रीजन है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ख़राब हो गए हैं, डिजनरेशन हो गई है, वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और बच्चों जब ये नहीं कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे तब आपको डोपामिनर्जिक सिम्टम आएंगे या पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आएंगे, तो 20% रेजिड्यूल रहता है तब तक, जब तक ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तब तक बिल्कुल ही ख़त्म हुए होते हैं, न्यूरॉन कम हो चुके होते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुके होते। ठीक है, उसके अलावा ये देखो कि D2 रिसेप्टर्स होते हैं गाबा न्यूरॉन्स के ऊपर, उनकी बात भी मैंने कर ली है। ठीक है, उसके बाद डोपामिन ख़त्म होगा तो क्या होगा, गाबा ज़्यादा हो जाएगा और दोनों का बैलेंस जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है ना वो होती किस वजह से है, ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो डिजेनरेट हो रहे हैं किस वजह से हो सकते हैं, पार्किंसनिज्म की रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि ड्रग इंड्यूस हो सकता है किसी ड्रग की वजह से। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं ड्रग कॉजिंग पार्किंसनिज्म। उसमें ना वो यूजली रिवर्सिबल होती है, लेकिन एक ड्रग ऐसी है जिसकी वजह से इरिवर्सिबल होती है, वो आपने याद रखनी है, MPTP। ठीक है, 1 मिथाइल 4 फिनाइल 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, ये इरिवर्सिबल पार्किंसनिज्म करवाती है, बाकी सारे रिवर्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की, और उसको फिर ट्रीट करते हैं माओ इनहिबिटर्स के साथ। देन मैं आपको भी क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिनोथायाजीन आते हैं और बिटायरोफिनोन आती है। ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों आपके डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, इन्होंने रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एंटीसाइकोटिक्स के तौर पे बिहेव करती हैं। ये एक्चुअली ये ड्रग्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। इन्होंने एक तो एंटीसाइकोटिक काम करना है, वो जो है ना साइकोटिक सिम्टम को रिलीव करवाना है, लेकिन इनकी वजह से डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल होता है ये। ठीक है, ठीक हो जाता है अगर इसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। उसके अलावा हाई डोजेस हो जाएं अगर रेजरपिन की, ठीक है, रेजरपिन भी एक ड्रग है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन डोपामिन जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से भी पार्किंसनिज्म हो सकती है। ये 3 आपकी ड्रग इंड्यूस कॉजेज हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन पे आ रही है, अगर हमने इसको ट्रीट करना है हमने किस किस स्ट्रेटजी से जाना है। ठीक है, सबसे पहली ड्रग जो हम इसमें दे सकते हैं वो आती है प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसमें डोपामिन ख़त्म हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ख़राब हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम एक काम पहला ये कर सकते हैं कि हम लीवोडोपा दे सकते हैं, जो कि प्रिकर्सर है डोपामिन का, कन्वर्ट होके डोपामिन में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब फॉर्म अपनी चेंज करके डोपामिन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये लीवो फॉर्म है डोपा की। क्यों, अब हम मसला ये आता है हम डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे, हम डोपामिन भी तो दे सकते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि सीधी अगर डोपामिन दी ना तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो जो है ना पेरिफेरली ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डोपामिन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ऑब्वियसली आप इंजेक्शन की फॉर्म में या किसी रूट से ही लोगे ना। अब जब तक वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, ब्रेन में नहीं जाएगी, तो उस ड्रग का फ़ायदा ही नहीं है। डोपामिन ब्रेन में तो नहीं जा रही, पेरिफेरली ही जा रही है, तो पेरिफेरली अगर डोपामिन चली जाए तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट डोपामिन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या देते हैं, हम लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा जो है ना ऐसी फॉर्म होती है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। अच्छा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाएगी ब्रेन में आपके पास जो है ना वो एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है लीवोडोपा को इनटू डोपामिन। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है आपकी ब्रेन में हो जाती है। तो लीवोडोपा देने का मकसद ये था ताकि ब्रेन में क्रॉस करवा के हम ब्रेन में भेज सकें इसे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम कभी भी ये प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन अकेला नहीं देते, इसके साथ हम कॉम्बिनेशन देते हैं इस चीज़ का। ठीक है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स का। ठीक है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर अब हम क्यों दे रहे हैं, ये ड्रग कौन सी है, ये कार्बिडोपा है। ठीक है, दिस इज़ कार्बिडोपा एंड दिस इज़ लीवोडोपा। अच्छा, कार्बिडोपा हम साथ क्यों कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों होता क्या है, हम लीवोडोपा जब हम देते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम पारेंट्रली दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमें तो चाहिए कि ब्रेन में जाके कन्वर्ट हो इनटू डोपामिन, तो तभी हमें फ़ायदा है ना, हमें ब्रेन में चाहिए डोपामिन। ठीक है, बॉडी में पेरिफेरली नहीं चाहिए। तो ब्रेन के अंदर डोपा डीकार्बोक्सिलेज होता है जिसको कन्वर्ट करता है देन लीवोडोपा को इनटू डोपामिन। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर पेरिफेरली भी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज होता है। अब हमने क्या करना है, हम नहीं चाहते कि पेरिफेरली वो कन्वर्ट हो इनटू डोपामिन,
तो हम क्या करते हैं, जो पेरिफेरली बॉडी के अंदर डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज होता है ना, उसको इनहिबिट करवा देते हैं ताकि जो हम लेवोडोपा दें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके ब्रेन में चली जाए, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, और वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो इनटू डोपामिन। ये हमारा मकसद है इसको कॉम्बिनेशन में देने का। ये आगे हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे तीसरी ड्रग स्ट्रेटजी, इसको हम कहते हैं माओ बी इनहिबिटर। बच्चों माओ जो है ना, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात करें हम, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप ए होती है और टाइप बी होती है। बच्चों इसके बारे में जो मज़ीद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ना, वो हमारी एंटी डिप्रेसेंट्स में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसके लिए हमें जस्ट माओ बी का पता होना चाहिए इन ड्रग्स के लिए या इस ट्रीटमेंट के लिए। उसके अंदर हमने जो ड्रग्स पढ़नी है हमारे पास 3 आती हैं, सिलेजिलिन, रेसेजिलिन और सफीनामाइड। ठीक है, अजीब सा निमोनिक है, छोड़ दें इसको, खुद से आप कोई बना सकते हैं, सिलेजिलिन, रेसेजिलिन और सफीनामाइड। ठीक है, ये तीनों आपके माओ बी इनहिबिटर हैं। इसको भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एक्चुअली आपके जो कैटेकोलामीन्स होते हैं ना, उनको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, अब देखो डोपामिन की तो पहले ही कमी है, ठीक है, पहले ही थोड़ा है। डोपामिन हम किस लिए यूज़ करे थे, आपने बायोकेम में पीछे पढ़ा होगा कि डोपामिन से आगे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कैटेकोलामीन्स बनाते हैं, एपिनेफ्रीन बनाते हैं, नॉरएपिनेफ्रीन बनाते हैं। ठीक है, और डोपामिन खुद भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमें डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए ना। आपका जो माओ होता है ना, वो इनको डिग्रेड करता है, ठीक है, तोड़ता है। अब बॉडी में पहले डोपामिन कम है, हमें चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स। हम क्या करते हैं कि माओ इनहिबिटर देते हैं ताकि अगर जो बच्चे कुछ हमारे कैटेकोलामीन्स हैं ना, वो तो चाहे सलामत रह जाए थोड़ी देर, ठीक है, वो उनके माओ इनहिबिटर्स को हम इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं ताकि उनकी डिग्रेडेशन ना हो। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम आते हैं हमारे कॉम्ट इनहिबिटर। ठीक है, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये इसका काम ये क्या होता है, कॉम्ट एक्चुअली एक एंजाइम है, उसने क्या करना होता है, आपकी जो ये जो लीवोडोपा है ना, इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है इनटू मिथाइल समथिंग था, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन पेरिफेरली इसकी कन्वर्जन शुरू कर देती है। और वो जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो डोपामिन के साथ compete करता है ब्रेन में जाने के लिए। ठीक है, ब्रेन में जो जाके फंक्शन करना है ना, वो सारा डोपामिन ने जिन रिसेप्टर्स पे लगना है उनके साथ वो compete करना शुरू कर देता है, मिथाइल डोपा बनना शुरू हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, मिथाइल डोपा अगर बनेगा तो मिथाइल डोपा डोपामिन के साथ compete करेगा उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि वो बने, तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इनहिबिशन दे देते हैं एंटाकापोन और टोल्कापोन के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होते हैं एर्गट और एक नॉन एर्गट। जहाँ पे डोपामिन ने बाइंड करना है ना, उस रिसेप्टर्स उनके हम ब्लॉक कर देते हैं। उसमें एर्गट में ब्रोमोक्रिप्टिन आता है और नॉन एर्गट में हमारे पास एपोमॉर्फिन, प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल और रोटिकोटिन। ठीक है, ये 4 हम ड्रग्स देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती हैं एंटी मस्क्रीनिक एजेंट्स। एंटी मस्क्रीनिक एजेंट्स जो है वो, उनमें हमारे पास बेंजोस्टोपिन और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल है। उसके बाद एनएमडी टाइप ए टाइप ग्लूटामीट रिसेप्टर इनहिबिटर्स आते हैं, उसमें एंटीवायरल्स आते हैं जिसमें हमारे पास अमाउंटाडीन है। ठीक है, इसके बाद बाकी इनकी डिटेल्स जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करती हूँ।